हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं इस समय कक्षा 10 का मैथ का, जिसमें सेट नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है और ये सेट नंबर फर्स्ट का हमारा ये पार्ट 4 है, यानी कि चौथा लेक्चर है। पहले दो पार्टों में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर करवाए हैं, यानी सॉल्व करवाए हैं। और पार्ट 3 में वर्णात्मक प्रश्न शुरू किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 आपका सॉल्व हो चुका है। और इस पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे, जिनमें आपको 5 खंड करने हैं और प्रत्येक खंड 4 अंक का है। इसका जो पहले वाला था क्वेश्चन नंबर 21, उसमें प्रत्येक खंड 2 अंक का था। यहाँ प्रत्येक खंड 4 अंक का होगा और आपको 6 खंड इसमें दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में 6 खंड दिए जाएंगे और आपको 5 खंड करने हैं। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर का क्या दिया गया है क्वेश्चन? दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक, अब बच्चों आपको इस जो पूर्णांक पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, इस पर 3 टाइप के पूर्णांक आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो केवल आपसे पूर्णांक पूछा जा सकता है, ये नहीं कहा जाएगा क्रमागत। ये पूर्णांक कैसे रहेंगे? क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले, क्रम से आगत, यानी क्रम से आए सीक्वेंस में। तो क्रमागत पूर्णांक पूछा जाएगा, क्रमागत विषम पूर्णांक पूछे जाएंगे और क्रमागत समपूर्णांक पूछा जा सकता है। ठीक, अब आपको लेकिन इस तरीके से आपको मानना आना चाहिए कि कैसे हम मानेंगे क्रमागत पूर्णांक, कैसे मानेंगे क्रमागत विषम पूर्णांक, कैसे मानेंगे क्रमागत सम पूर्णांक। तो क्रमागत, अब जैसे मान लिया 2 क्रमागत पूर्णांक केवल मानने हैं, ना तो सम ना विषम, तो आपको कैसे मानना? पहला x, दूसरा हो जाएगा x+1, अगर तीसरा भी होगा तो x+2 हो जाएगा। अगर आपको 2 क्रमागत विषम पूर्णांक मानने हैं तो पहला आपको x मानना है, फिर हो जाएगा दूसरा x+2। और 2 क्रमागत सम पूर्णांक मानने हैं तब भी आपको पहला x और दूसरा x+2 हो जाएगा। देखिए, जो क्रमागत पूर्णांक हैं इनको मानने का यही तरीका है, केवल x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 होगा। लेकिन सम विषम को कहीं और तरीके से भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बढ़िया है। ठीक, यहाँ पर x, अब इसको कैसे चेक करना है कि यही मानेंगे? इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर मान लिया x कोई हमने पहला विषम पूर्णांक मान लिया 3 आ गया, तो उसमें 2 ऐड कर देंगे तो दूसरा विषम पूर्णांक आ जाएगा, वो क्रम से आएगा। इसी प्रकार पहला सम पूर्णांक मान लिया 2 हो गया, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो दूसरा सम पूर्णांक हो जाएगा, क्रम से आने वाला। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन में हमको 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हम क्या मानेंगे? पहला x, दूसरा x+2 मानेंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं इसको। देखेंगे, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x, x+2 हैं। क्या मानेंगे? x, x+2 हैं। इस तरीके से हमने 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल 290 है। इनके वर्गों का योगफल, तो ये देखिए, ये आपके विषम धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गों का योगफल। तो x का वर्ग x² हो जाएगा और x+2 का वर्ग कितना हो जाएगा? x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से वर्गों का योग हो गया। अब वर्गों का योगफल कितना दिया गया है? 290। तो अब यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण देखिए बनेगा, अभी सॉल्व करेंगे तो ये x² ऐसे ही रहेगा, यहाँ a+b का होल स्क्वायर खोल देंगे तो a² यानी x² + b² + 2 × a × b
यहाँ पर कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 290। एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 दूनी 4x हो जाएगा इक्वल टू 290 हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर देखिए ये 4x इधर ही रोक लेंगे और 4 को उधर भेज देंगे, तो 290 माइनस 4 हो जाएगा उधर, क्योंकि इधर प्लस में है उधर जाएगा 4 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x 290 से 4 जाएगा तो 286 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, अब ये 2 डिवाइड में ले जाके काटो, चाहे यहीं से इसको काट सकते हैं आप। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 3 6, यानी कि हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 143 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और किस मेथड से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या देखते हैं, सबसे पहले अचर पद को देखेंगे, कितना लिखा है 143। ऐसे 2 संख्याएं हमको माननी है, ढूंढनी है जिसकी गुणा करने पर 143 आ जाए और इसके सामने का चिन्ह देखिए माइनस है, तो माइनस करने पर x का गुणांक यानी 2 आ जाए। तो इसके लिए इसका हम लोग 143 का क्या कर लेते हैं, आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आभाज्य गुणनखंड तो ये जो आभाज्य संख्या है 11 से ही डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 कम 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 33 और 13 से डिवाइड करेंगे इसको, उसके बाद 13 कम 13। तो 2 संख्याएं हमारे पास हो गई, एक 13 हो गई और दूसरी 11 हो गई। तो इसको हल करते हैं इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 के स्थान पर लिख देंगे 13 माइनस 11 और यहाँ पर x माइनस का हो जाएगा 143 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0। तो यहाँ पर पहले दूसरे में कॉमन हो जाएगा हमारा x प्लस 13 हो गया और माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 हो गया बराबर 0। तो ये x प्लस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में x माइनस 11 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है 0 के बराबर हैं, तो ये अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे। x प्लस 13 बराबर 0 उधर जाएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा और x माइनस 11 बराबर 0 उधर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाला हमारा जो है नहीं लेना है हमको, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो ये तो ऋणात्मक है, ये तो होगा नहीं। तो x बराबर हमारा पहला जो धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला हो जाएगा 11 और दूसरा हमने माना था x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 तो यानी कि 11 कामा 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 22 का खंड का वो आपका सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं खंड खा की तरफ। खा पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कहा जाता है। तो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं, एक ही हो, मतलब एक ही केंद्र पर वृत्त बनाए गए हों, तो क्या कहलाते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त जो ये खा खंड है इसको सॉल्व करते हैं। संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया। इन दोनों के केंद्र, इन दोनों का उभयनिष्ठ केंद्र O है, तो ये दोनों संकेंद्रीय वृत्त हो गए। तो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, अब यहाँ पर एक जीवा बनाएंगे, ये बड़े वृत्त की जीवा है। जीवा क्या होती है, जैसे ये वृत्त है, इसको 2 बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा जीवा हो जाएगी। तो ये जो है बड़े वृत्त की AB क्या हो गई, जीवा हो गई। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि छोटे वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये AB बड़े वृत्त की जीवा है, परंतु छोटे वृत्त की क्या है,
स्पर्श रेखा है, यानी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यही जीवा जो है हमको ये बताना है कि स्पर्श बिंदु P पर समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बट जाती है, यानी हमको दिखाना है कि AP बराबर है PB, ये सिद्ध करना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या हमको गिवन है क्वेश्चन में, हमको दिया गया है कि AB जो कि बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की को बिंदु P पर स्पर्श करती है। क्या लिखेंगे, AB बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये हमको दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है AP बराबर PB। क्या सिद्ध करना है, AP बराबर PB। अगर AP बराबर PB हो जाएगा तो जीवा जो AB है वो बिंदु P पर क्या हो जाएगी, समान दो भागों में बट जाएगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, रचना में क्या करेंगे, जो ये केंद्र O है इसको इस बिंदु A से मिला देंगे और इस केंद्र O को बिंदु B से मिला देंगे और केंद्र O को बिंदु P से मिला देंगे, है ना। तो जो आपने रचना में जिसको मिलाया वही आप लिख दीजिए रचना में। तो लिखेंगे केंद्र O को बिंदुओं A, B व P से मिलाया। ये आपका हो गया, रचना हो गई। अब आ जाते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब प्रूफ, यानी कि हल करने जा रहे हैं। अब उपपत्ति, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो त्रिभुज हमारा ये है, ये दो त्रिभुज बन गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP, ये दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या कर देंगे, सर्वांगसम। जब हम सर्वांगसम कर देंगे तब हमारा AP बराबर PB हो जाएगा। तो सर्वांगसम जिन दो त्रिभुजों को करना है उनको पहले मान लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में, त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में OA बराबर होगा OB, OA बराबर OB होगा। OA बराबर क्या होगा, OB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बड़े वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वो भी बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हो, त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद ये वाला कोण, ये दोनों कोण 90 होंगे। क्यों, क्योंकि जो OP है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है और स्पर्श रेख, ये जो हमारी AB है इसके ऊपर, मतलब जो स्पर्शी AB है तो इसके ऊपर ये त्रिज्या क्या होगी, लंब होगी। क्योंकि ये प्रमेय होती है, आपने पढ़ा है वृत्त में कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है। तो इन दोनों को आप मान लीजिए, चाहे 1, 2, या फिर लिख दीजिए कि कोण APO बराबर कोण BPO, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि OP इस त्रिभुज में भी है और OP इधर वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP बराबर OP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गई, एक भुजा, यहाँ पर भुजा बराबर हो गई ऊपर भी और नीचे भी, यानी दो भुजाएं बराबर हो गई दोनों त्रिभुजों में और एक कोण बराबर हो गया। तो भुजा कोण भुजा की सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, BOP। और किससे हो गया, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, या साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो अब हम कह सकते हैं कि AP बराबर हो गया PB। तो इसलिए हम
यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ए पी बराबर किसके हो गया, पी बी के। ए पी बराबर हमारा आ गया पी बी, और किससे इधर, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब आप हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो सी पी सी टी से ए पी बराबर पी बी हो गया। अगर ए पी बराबर पी बी हो गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि जीवा ए बी बिंदु पी पर, यानी जो हमारा स्पर्श बिंदु है उस पर क्या होती है, सर्वांगसम होती है। तो इस तरीके से हमारा कुछ जो खंड खा है वो सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो गा खंड है 22 का। यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में एल एम समांतर है बी सी के। एल एम जो है वो समांतर है बी सी के और एल एन समांतर है किसके, सी डी के। एल एम समांतर बी सी के है और एल एम समांतर सी बी के है और एल एन समांतर है सी डी। तो हमको लाना है ए एम बटे बी एम इक्वल टू ए एन बटे डी एन। ठीक, ये त्रिभुज का जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, किसी त्रिभुज में आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे। ऊपर वाले त्रिभुज ए बी सी में और यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी में। थेल्स प्रमेय कब लगती है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, जैसे मान लिया ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसमें मान लिया बी सी भुजा के समांतर, तो बी सी भुजा के समांतर हो रही तो अन्य दो भुजाएं कौन बची, ए बी और ए सी। इनको दो भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा, इस तरीके से ये, अगर ये इसके समांतर है मिलाने वाली रेखा, यहाँ बिंदु ए, यहाँ पर पी मान लेते हैं, ये क्यों है ना, यानी ये रेखा जो है वो इस बी सी के क्या है, समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए पी बटे संगत भाग जो होंगे वो समानुपाती होंगे, यानी ये दो भुजाएं जो हैं इनके संगत खंड का अनुपात बराबर होगा। सॉरी, तो यहाँ पर ए पी अपान पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू अपान क्यू सी। तो इसी थेल्स प्रमेय का यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग और बड़े ही आसानी से जो हमको लाना है वो जो है सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया है हमको, एल एम समांतर है किसके, सी बी के, तथा एल एन समांतर किसके है, सी डी। ये हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ए एम अपान बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन अपान क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। ए एम अपान बी एम इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपान डी एन। इस तरीके से यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति मतलब प्रूफ, हल कैसे हल करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आप देख पा रहे हैं कि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी, इसलिए इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ए एम अपान एम बी, क्या लिखेंगे, ए एम अपान एम बी इजक्वल टू, यहीं से स्टार्ट करेंगे ए एल अपान एल सी। ऊपर वाले त्रिभुज में ए एल अपान क्या हो जाएगा, एल सी। ये समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे किससे, थेल्स प्रमेय से। किससे बेटा, थेल्स प्रमेय से। पुनः त्रिभुज, नीचे वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ए डी सी में लगाएंगे। त्रिभुज ए डी सी में आप देख सकते हैं कि एल एन जो है, एल एन वो समांतर है सी डी के, एल एन समांतर हो गई सी डी, समांतर है सी डी। इसलिए हम यहाँ पर जब लगाएंगे थेल्स प्रमेय तो यहाँ देखिए ए एन अपान एन डी हो जाएगा, ए एन अपान एन डी हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए एल अपान एल सी। तो ए एन अपान एन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल अपान एल सी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे और यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से। तो हमने ऊपर वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा दी
और नीचे वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा दी, जिससे हमको 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब जब इस तरीके से किन्हीं 2 समीकरण के अगर जो भाग बराबर हो जाते हैं, जब इनकी अब हम तुलना करेंगे तो जो भाग बराबर हैं उनको हम हटा देंगे और जो बचेंगे उनको आपस में बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिख देंगे, AM बटे हमारा हो जाएगा MB इक्वल टू इधर हो जाएगा AN बटे क्या हो जाएगा ND, और हमको लाना क्या था AM अपान MB को हम BM भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट AM अपान हो जाएगा BM इज इक्वल टू इधर हो जाएगा AN अपान हो जाएगा ND को लिख सकते हैं DN। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये यहाँ पर अगर ऐसे कभी भी अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा अगर दी गई है, समांतर है, तो वहाँ पर हम लोग थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22 का प्रत्येक खंड, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का घ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक आपको 2025 बोर्ड परीक्षा में मैथ में कक्षा 10 में देखने को जरूर मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों। इसको बड़ी ही आसानी से कई बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस बार देखने को मिलेगा। इसमें क्या दिया गया, क्या कहा गया है, द्विघात बहुपद है x² + 7x + 10, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ तक क्या करना है, इसके शून्य निकालना है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा बहुपद दिया गया है x² + 7x + 10, इसके शून्य निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके शून्य के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे और वहाँ पर x के 2 मान आ जाएंगे, वही 2 मान जो होंगे वो शून्य कहलाएंगे। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे 2। तो आइए सॉल्व करते हैं। x² + 7x + 10 ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, फिर से वही काम करेंगे। देखते हैं यहाँ पर ऐसी 2 संख्या मानेंगे कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये x² प्लस यहाँ हो जाएगा 5 + 2, इस 7 को हमने लिख दिया 5 + 2 ब्रैकेट के बाहर x + 10, x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो x² + 5x + 2x + 10। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन लेंगे, x कॉमन है, x + 5 हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ में कॉमन प्लस का 2 मिलेगा तो x + 5 हो जाएगा। ये ब्रैकेट अगर सेम आ गए तो बच्चों सवाल आपका सही है, यानी गुणनखंड आपने सही किया है। तो एक बार इसको लिखते हैं, एक बार ये x + 2 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरीके से इसका फैक्टर हो गया। अब लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए ये x + 5 और x + 2 इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो दोनों 0 के बराबर हैं तो अलग अलग भी 0 के बराबर हो जाएंगे। x + 5 = 0, x बराबर आ गया -5, इधर x + 2 = 0, 2 उधर जाएगा माइनस के हो जाएगा, x बराबर -2। इसलिए यहाँ पर शून्य के हो जाएंगे शून्य, अतः शून्य जो हो जाएंगे अल्फा बराबर -5 हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा पहला आंसर हो गया। इस तरीके से शून्य निकल आए। अब आगे इसमें क्या करना है, अब आगे हमको इसमें क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना है। तो शून्य तो आ गए, अल्फा बराबर -5 आ गया, बीटा बराबर -2। गुणांक क्या है, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। तो इस द्विघात बहुपद की तुलना हम कर देंगे ax² + bx + c। a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद। तो जब इसकी तुलना, इस द्विघात बहुपद की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर हमको, यहाँ a बराबर हमको मिलेगा 1,
यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कितना है 1, कामा b बराबर हमको मिलेगा बच्चों 7, चिन्ह सहित लेंगे मान, c बराबर मिलेगा 10। इस तरीके से गुणांक निकल आए और ये शून्य के हो गए। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला संबंध हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा है -5 प्लस बीटा आया है -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आई है 7, a की वैल्यू आई है 1। तो यहाँ पर -5 और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, यानी -7 हो जाएगा। तो -5 -2 -7, यहाँ -7। तो हमने देखा पहला संबंध क्या है, सत्य हो गया। पहला संबंध क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा मतलब कि दिया गया है हमको, निकला है हमारा -5 और बीटा निकला है -2। c की वैल्यू है 10 और a का मतलब मान है 1, तो नीचे रख देंगे। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 10 हो जाएगा, इधर 10। तो ये भी संबंध हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, द्विघात बहुपद के शून्यक भी निकाल लिए और शून्य को और गुणांकों में संबंध हमको वेरीफाई करना था, तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा की तरफ। यहाँ क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब माध्यिका, माध्यक का मतलब बच्चों क्या होता है, माध्यिका निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो ये सांख्यिकी के सवाल है जिसमें आपको क्वेश्चन आते हैं माध्यिका से आते हैं, बहुलक से आते हैं और क्या आता है हमारा समांतर माध्य। 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ हमको माध्यक निकालना, माध्यक मतलब माध्यिका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता इसको f बोलेंगे। और माध्यक निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, संचयी बारंबारता जिसको बोलते हैं CF। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। वर्ग अंतराल दिया गया है हमको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल हमको दिया गया है। बारंबारता है 0 से 10 की 2 है, 10 से 20 की 4 है, 20 से 30 की 7 है और 30 से 40 की 3 है और 40 से 50 की 2 है। अब यहाँ पर बारंबारता हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता के पहले पद को एज इट इज लिख देंगे एकदम ऐसे ही। तो ये 2 हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर संचयी बारंबारता का ये जो पद हमने निकाला है ये 2, इसको बारंबारता के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें सब में पदों से सभी पदों में जोड़ते चले जाएंगे और जोड़कर यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो 2 को 4 में जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 को 7 में जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 को 3 में जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 में जोड़ेंगे तो 18 आएगा। इस तरीके से हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। अब बारंबारताओं का योग निकालेंगे जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 7 13 3 16 2 18। तो हमने देखा बारंबारताओं का योग कितना आ गया, 18। जो बारंबारताओं का योग आएगा वो संचयी बारंबारता का आखिरी पद होना चाहिए, तभी समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही है। तो यहाँ n के वैल्यू निकाल लिया गया। अब निकालेंगे चूँकि n/2, क्या करेंगे, n/2 करेंगे। 18/2, 18/2 का मतलब 9 आ गया। अब इस 9 को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे किस पद के अंतर्गत आ रहा है। तो 9 जो है हमारा 2 में आएगा नहीं, 6 में आएगा नहीं, किस में आएगा, 13 में आएगा, 13 के अंतर्गत। तो 13 के सामने जो बारंबारता होगी वो f का मान हो जाएगा। उसी के सामने जो वर्ग अंतराल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग अंतराल या माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको बना लेना, ऐसे इस तरीके से बना लेना। माध्यक वर्ग का जो लोअर लिमिट है यानी कि वो निम्न सीमा ये l हो जाएगा और ये माध्यक वर्ग के सामने की बारंबारता f मानी जाएगी और माध्यक वर्ग के सामने की संचयी बारंबारता के ऊपर जो वैल्यू होगी
संचयी बारंबारता जो होगी वो CF ले लेंगे, CF की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो हमने बनाया है, शो किया है, इसमें इंडिकेट किया, उसको यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो ये n/2 का मान है वो संचयी बारंबारता 13 के अंतर्गत आएगा। 13 के सामने जो माध्यिका वर्ग है वो 20 से 30 है, और बारंबारता, संगत बारंबारता है वो 7 है, यानी F बराबर 7 है, और संगत संचयी बारंबारता CF बराबर 6 हो जाएगी। अब हम माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे, इसलिए माध्यिका बराबर, माध्यिका या माध्यक बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, L + n/2 - CF अपान F इंटू हो जाएगा H। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू हम यहीं पर रख देते हैं। L का मान हमारे पास 20 आया है, प्लस n/2, n/2 हमारा कितना है, n/2 हमारा 9 आया है। ये ध्यान रखना है n/2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 9। अब गलती ये ना करना कि n के स्थान पर 9 रख दो। माइनस CM कितना आया है, CF कितना आया है, CF जो हमारा वो 6 है, F कितना है, F हमारा 7 है, और गुणे H मतलब इन वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 7 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये 20 प्लस, देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 30/7। तो 20 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 7 2 जा कितना, 7 4 जा 28 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, छोटा पड़ रहा, पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया। तो 7 से दोबारा डिवाइड करेंगे 20 को, तो 7 2 जा 14, 6 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 7 8 जा इस तरीके से। तो पॉइंट के 2 डिजिट तक निकालेंगे हम लोग, तो 4.28 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24.28। ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं 24.3 की, यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेंगे 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं खंड चा की ओर। खंड चा में पूछा गया है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक थैला है और इस थैले में 5 लाल गेंदें हैं, यानी लाल गेंद कितनी है, 5 हैं, और नीली गेंदें कुछ नीली हैं, यानी नीली गेंदों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या निकालनी है तो उनको x मान लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लिख देना कि थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर x। कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद हो जाएंगी 5 + x। इस तरीके से थैले में। अब सवाल में आपसे पूछा गया है कि यदि इस थैले में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता, थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की, ये प्रश्न में दिया गया है कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो सबसे पहले इस थैले से हम नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंदों की संख्या ऊपर रखना और नीचे कुल गेंदों की संख्या रख देना, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे नीली गेंदों की संख्या यानी कितनी है x, और नीचे हो जाएंगी कुल गेंदों की संख्या 5 + x। ये हमारी थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई। अब पुनः लिखेंगे पुनः थैले से लाल
गेंद निकालने की प्रायिकता है। लाल गेंद निकालने की क्या हो जाएगी प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगी, लाल गेंद ऊपर रखेंगे अंश में यानी 5 हो जाएगा और नीचे रख देंगे 5 + x। ये जो x/5 + x आया है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई। 5/5 + x ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई। अब लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। बेटा प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, यानी प्रश्न में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है x/5 + x और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है 5/5 + x। अब ये नीली गेंद की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो इसका 2 गुना कर देंगे, बीच में बराबर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ये बटे में जो है वो समान है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। x बराबर आ जाएगा 2 × 5 यानी x बराबर आ जाएगा 10। तो x हमने किसको माना था, थैले में नीली गेंदों की संख्या, अतः नीली गेंदों की संख्या थैले में कितनी आ गई 10, यानी कि 10 नीली गेंदें होंगी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 में आपके 6 खंड थे, लेकिन आपको करना था सिर्फ 5 खंड और प्रत्येक खंड 4 नंबर का था, लेकिन हमने सभी 6 खंड करा दिए। आपके ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेट चल रहा है एनसाल्ड 2024 का, और बच्चों इसको कई बार देखना है इस वीडियो को। और ये पार्ट 4 हमारा था जिसमें हम वर्णात्मक प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इस पार्ट में यहीं तक, बाकी क्वेश्चन नंबर जो 23 होगा वो पार्ट 5 में हम लोग हल करेंगे। तो बेटा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इसे लाइक करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो हाई स्कूल के बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक, और अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में लेकर आएँ। धन्यवाद।